दोस्तों नमस्कार। आज आसमान में छाए हुए इन काले काले बादलों को मत देखिए। आज आप महसूस कीजिए कि सरकार के ऊपर कितने काले काले बादल छाए हुए हैं और सरकार को किस बात का डर है। और डर भी ऐसा वैसा नहीं। पहली बार सरकार डर की वजह से धमकी देने के मूड में है। वो समझ चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला ना सिर्फ उसको कटघरे में खड़ा कर रहा है, बल्कि आने वाले वक्त में हर उस फैसले को कटघरे में खड़ा किया जाएगा और इस देश के सामने सरकार जवाब दे पाने की स्थिति में आएगी नहीं। क्योंकि तमाम नियुक्तियों की एक लंबी फहरिस्त है। इस दौर में घोटाले या बड़े स्कैम जो हुए हैं उसकी भी एक लंबी फहरिस्त है। इस दौर में प्रधानमंत्री किन किन मुद्दों पर खामोश रहे, जबकि समूची दुनिया के भीतर उसको लेकर प्रतिक्रिया हो रही थी, उसकी भी एक लंबी फहरिस्त है। बावजूद इसके देश के गृह मंत्री कल धमकी देने के मूड में आ गए और यह धमकी देने का अंदाज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही आया। और यह फैसला ईडी के प्रमुख की नियुक्ति को गैर कानूनी करार देने के बाद आया। पहली बार इस अंदाज में कहा गया कि दरअसल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक संस्थान है, आप उसके डायरेक्टर पर मत जाइए। डायरेक्टर तो आते जाते रहेंगे और कोई भी डायरेक्टर होगा। और सवाल इसके बाद तमाम राजनीतिक दलों ने उठाया, जब डायरेक्टर आते जाते रहेंगे तो फिर एक डायरेक्टर से आपको क्या लाभ था जो उसे आप एक्सटेंशन दे रहे थे। सवाल इन घने बादलों का सिर्फ कल के फैसले और कल की धमकी का नहीं है। सवाल तो यह है कि 14 अगस्त तक सेबी को अपनी रिपोर्ट देनी है और उस रिपोर्ट के जरिए पता चलेगा कि जो अडानी कांड का जिक्र पार्लियामेंट के भीतर हो रहा था और जिसमें राहुल गांधी सवाल खड़ा कर रहे थे कि दरअसल अडानी क्या लगते हैं आपके, और इस पूरे के पूरे शब्द को उस किताब से हटा दिया गया जिसको आने वाले वक्त में कोई यह सोचे और पढ़ना चाहे कि अडानी कांड के वक्त राहुल गांधी ने क्या कहा था, कांग्रेस उस दिशा में क्या सोचती थी। उस पूरे शब्द को हटा दिया गया। और इस दौर में सुप्रीम कोर्ट के भीतर जब सेबी की रिपोर्ट को लेकर कल चर्चा हुई तो उसमें बकायदा प्रशांत भूषण ने जब इस बात का जिक्र किया कि सेबी किस तरीके से कानूनों में अमेंडमेंट कर रहा है जिससे जिसको लाभ मिल जाए और जो पैसा लगाए वह बातें उस दायरे से हट जाए, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इंतजार करना होगा और 14 अगस्त तक पूरी रिपोर्ट आपको सौंपनी होगी। तो क्या 14 अगस्त के बाद अडानी कांड के वह पन्ने भी खुल जाएंगे जिन पन्नों का जिक्र इस दौर में नहीं हुआ है? अगला सवाल, इस देश के भीतर में जो लगातार विधायकों का एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना है, और महाराष्ट्र कांड के बाद से तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला भी सुनाया और उसमें जो अपनी पूरे के पूरे विश्लेषण करते हुए प्रतिक्रिया दी, उसमें सवाल एक ही था कि जो 10वीं अनुसूची है या जो 2/3 मेजॉरिटी का सवाल है, क्या अब इस पे समीक्षा करने का वक्त आ गया है? और वो वक्त धीरे धीरे नजदीक आ चला है। यानी किसी भी राजनीतिक दल के 2/3 सदस्यों को अगर अपने साथ लेकर सरकार पलट जी जाए तो अभी तक वह कानूनी दायरे में था, लेकिन जब समीक्षा होगी तो वो कानूनी दायरे से हटेगा। और जनता ने अगर बीजेपी को नहीं चुना, बावजूद इसके महाराष्ट्र के भीतर सरकार बन गई और उससे पहले कर्नाटक के भीतर भी सरकार बनी थी और उसके बाद मध्य प्रदेश में भी सरकार बनी, तो ऐसी स्थितियों पर क्या आने वाले वक्त में रोक लग जाएगी? यह दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल धारा 370 को लेकर भी है, जिसमें 2 तारीख से लगातार सुनवाई होगी। संविधान बेंच जो 5 जजेस का है, जिसमें खुद चीफ जस्टिस की भी मौजूदगी है, वह भी लगातार बैठेंगे। और धारा 370 को लेकर आवाज सिर्फ भारत भर के भीतर नहीं है, सवाल भारत के संविधान के मद्देनजर है कि राज्यों की मौजूदगी का कोई मतलब होता है या नहीं होता है, और जो मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता किसी धारा से जोड़कर देखे जा रहे थे उसका भी कोई मतलब बचेगा या नहीं बचेगा। किसी भी राज्य को केंद्र शासित राज्य में कैसे तब्दील कर देना है, यह भी 370 से निकल कर आया। तो क्या एक लंबी फहरिस्त है जो सरकार को डरा रही है और उसे यह महसूस होने लगा है कि दरअसल काले काले बादल तो सरकार पर मंडरा रहे हैं। और यह परिस्थिति
मौजूदा वक्त में चीफ जस्टिस के कार्यकाल को कम भी नहीं कर रही है और उन्हें जब रिटायर होना है तो नवंबर 2024 में होना है और 2024 के अप्रैल में इस देश को नई सरकार को चुनना है। तो क्या उससे पहले चीजें डगमगाने लगेंगी, क्योंकि नियुक्तियों की फेरिस्त में इस देश के भीतर जो भी आईएएस रैंक से नियुक्ति हुई, जो इसका यूपीएससी ने एग्जाम नहीं लिया बल्कि प्रोफेशनल्स के नाम पर 100 से ज्यादा नियुक्तियां हो गई, क्या उस पर भी सवाल उठेंगे? दिल्ली सरकार ने दिल्ली इलेक्ट्रिक कमीशन को लेकर और वहां पर जो नियुक्ति हुई है, जिसको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया गया और माना गया कि दिल्ली के एलजी के वो कैंडिडेट हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और अब उस पर सुनवाई 17 तारीख को होने वाली है। तो क्या वह भी गैर कानूनी होगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी यही कहकर लगाई है कि दरअसल यह नियुक्ति गैर कानूनी हो रही है, इसलिए इनका शपथ न किया जाए और ना होने दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको 3-4 तारीख को ही रोक लगा दी। तो क्या यह माना जाए कि एक ऐसी परिस्थिति में यह सरकार फंस गई है जिसमें कोई भी मामला अगर सुप्रीम कोर्ट के दायरे में जाता है और वहां पर अगर संविधान की व्याख्या या नियम कायदे के तहत उस खास केस को जब परखना शुरू किया जाता है तो सरकार कटघरे में नजर आती है और सरकार इस बात से बेचैन है। दरअसल यह बेचैनी कल खुले तौर पर निकल कर आई जब देश के गृह मंत्री ईडी के चेंज होने के बाद, यानी ईडी के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा को जब उनकी नियुक्ति को ही गैर कानूनी कर दिया गया, तो उसके बाद देश के गृह मंत्री ने एक ट्वीट किया। सवाल है कि ना तो यह उनके अधीन मंत्रालय है और सवाल यह भी है कि कहां देश के गृह मंत्री और कहां देश के एक संस्थान के डायरेक्टर पद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सवाल। लेकिन इसके बावजूद भी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सामने नहीं आई, उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसके एक संदेश यह भी आप समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त में मंत्रिमंडल विस्तार में क्या निर्मला सीतारमण का पत्ता कट चुका है, उनको जानकारी मिल चुकी है। लेकिन इससे हटकर जरा समझिए कि देश के गृह मंत्री जिस अंदाज में चीजों का जिक्र कर रहे हैं वह इसलिए चौंकाने वाला है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उस करप्शन, उस ईडी डायरेक्टर और इस दौर में सरकार पर जो एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं, ये कहते हुए कि आप निशाने पर ले रहे हैं देश के नेताओं को, जिससे आपको कानूनी तौर पर सफलता मिले या ना मिले लेकिन राजनीतिक सफलता जरूर मिल जाए। तो एक क्षण के लिए इस ट्वीट के एक एक शब्द पे गौर कीजिए। अमित शाह ने ट्वीट किया कि ईडी मामले पर सुप्रीम कोर्ट पर के फैसले पर खुशी मनाने वाले लोग अलग अलग वजहों से भ्रमित हैं, क्योंकि कल पहली बार यह सवाल विपक्ष के भीतर उठा कि उन्होंने दरवाजा खटखटाया था। कांग्रेस और टीएमसी के नेता ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। और ईडी के सवाल को ही लेकर क्या बंगाल, क्या महाराष्ट्र, क्या बिहार, क्या तेलंगाना, हर जगह से यही आवाज आती है कि सरकार जानबूझ के कटघरे में खड़ा कर देती है वहां की चुनी हुई सरकार और उनके अपने सांसद विधायकों को डराती है। तो उनमें खुशी थी, उस खुशी को एक झटके में लपेटे में ये क्या कर लिया कि अलग अलग वजहों से ये भ्रमित है। जबकि सीवीसी एक्ट में जो बदलाव संसद में पास हुए थे उनको सही ठहराया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अभी सीवीसी के जो प्रस्ताव हैं वो लागू हुए नहीं हैं, तो आप कैसे किसी व्यक्ति को 3 साल से ज्यादा, 3 साल तक तो अमेंडमेंट हो चुका है जो पहले 2 साल था, उसके बाद भी आप लगातार एक्सटेंशन दिए जा रहे हो, तो ये पूरे तरीके से गैर कानूनी है। हमारा एक्ट इसकी इजाजत देता ही नहीं है। तो उसको भी अपने अनुकूल करने की परिस्थिति में गृह मंत्री ने इस ट्वीट में यह लिखा कि सीवीसी एक्ट में जो बदलाव संसद में पास हुए थे उनको सही ठहराया गया। फिर वो कहते हैं भ्रष्ट लोगों के खिलाफ ईडी को एक्शन लेने की जो शक्तियां कानून के तहत मिली हुई है वो वैसी ही रहने वाली है। ईडी एक संस्था है जो किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर है, उसका पूरा ध्यान अपने मूल उद्देश्यों को पाने में लगा है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करना है। ऐसे में ईडी का डायरेक्टर कौन है यह जरूरी नहीं है, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस पद पर बैठेगा वो विकास विरोधी मानसिकता रखने वाले आरामदायक क्लब के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पर ध्यान देगा। 2 मतलब है, एक, आने वाले ईडी डायरेक्टर को यही काम करना है, यह संदेश पहले ही दे दिया गया और देश के गृह मंत्री बोल रहे हैं। गृह मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, गृह मंत्री अमित शाह हैं
और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के अलावा इस देश की कोई छवि किसी चेहरे के ऊपर उभर कर आती नहीं है। तो देश के गृह मंत्री ये बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में ईडी को क्या काम करना है। जो डायरेक्टर होंगे अभी से उन्होंने संदेश दे दिया। दूसरा संदेश है कि जो विकास विरोधी मानसिकता यानी सरकार विकास करती आ रही है, यह संदेश भी राजनीतिक तौर पर रखने का प्रयास किया। तीसरी बात, जो घेराबंदी हो रही है विपक्ष के ऊपर, जो महाराष्ट्र में नजर आया, और संयोग है कि आज ही अजीत पवार दिल्ली पहुंचकर देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिलने वाले हैं। अब सवाल यहां पर है कि 2 दिन पहले तक वही अजीत पवार ईडी की फहरिस्त में सबसे ऊपर नाम था। चार्जशीट में इंडिकेट बहुत साफ किया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग इनके साथ जुड़ी हुई है। इनकी जो कोऑपरेटिव है उसमें चार्जशीट में जिक्र किया गया, उनका नाम, उनकी पत्नी का नाम। अब सवाल यह है कि वह दिल्ली आकर उसी शख्स से मुलाकात कर रहे हैं जो शख्स कह रहा है कि दरअसल करप्शन पर नकेल कसने के लिए ईडी है। पहली बात, घबराहट इतनी ज्यादा हो चली है सुप्रीम कोर्ट को लेकर या एक के बाद एक आने वाले फैसलों को लेकर कि सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन सा रास्ता है जिसमें सरकार कोई समाधान का जिक्र भी कर पाए और सोच पाए। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे नहीं है। जो मानहानि का पूरा मसला है, जिसमें नाम शब्द का जिक्र है, सरनेम्स का जिक्र है, और गुजरात के एमएलए पूर्णेश मोदी ने आज कैविएट डाल दी सुप्रीम कोर्ट के भीतर, यह कहते हुए कि राहुल गांधी पर आप कोई फैसला दे और उन्हें सुने, उससे पहले आप मुझे सुन लीजिए। यह एक डिफेंसिव मोड नहीं बल्कि ऑफेंसिव वर्सेस डिफेंसिव के बीच की परिस्थितियों को अपने साथ लेना है। यानी पूर्णेश गांधी का कैविएट दाखिल करना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। देश के गृह मंत्री का ट्वीट करना यह कहते हुए कि ईडी अपनी कार्रवाई करती रहेगी और भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसा जाएगा। और एक भ्रष्टाचारी जो ईडी की लिस्ट में नाम है जिसका, वह शख्स मंत्रालय कौन कौन से मिलेंगे, उनके अपने पार्टी के एमएलएस को इसको लेकर बातचीत करने के लिए दिल्ली में अजीत पवार। ये सारे मैसेज आपको हो सकता है एक झटके के लगे, क्या ऐसी स्थिति आ गई और वाकई इतने घने बादल हैं और सरकार इसीलिए बार बार बरस रही है कि उसके समझ नहीं आ रहा है। तो जरा इस बातों को और समझिए कि जो धारा 370 का मसला है उसमें सीजीआई चंद्रचूड़ हैं, जस्टिस संजय किशन कौल हैं, जस्टिस संजीव खन्ना है, जस्टिस बीआर गवई है और जस्टिस सूर्यकांत है। 5 जजों की यह संविधान पीठ है। 2 अगस्त से लगातार सुनवाई होगी। अब इसमें जो लोग अपने तौर पर पहुंचे हैं, 23 याचिका है, लेकिन कुछ नाम यहां लेने चाहिए जो वहां पर पहुंचे हैं ये कहते हुए कि जो हुआ है वो गलत हुआ है। उसमें पूर्व एयर वाइस मार्शल कपिल काक हैं, पूर्व आईएएस हिंडाल हैदर तैयब जी हैं, मेजर जनरल अशोक मेहता हैं, अमिताभ पांडे हैं, गोपाल पिल्लई हैं, पीयूसीएल है जम्मू कश्मीर का और बार एसोसिएशन जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की है, सीपीएम के नेता तारिगामी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता लोन है, इसके अलावा एडवोकेट एमएल शर्मा है और तमाम नाम है। इसमें कश्मीरी कलाकार इंद्रजीत टिक्कू भी मौजूद है। एक लंबी फहरिस्त है। इतने लोग पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट के भीतर और सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए कहा हम एक एक मामले को सुनेंगे। अब सवाल यह है कि 370 को लेकर जिस तेजी के साथ 5 अगस्त 2019 को निर्णय लिया गया और ठीक 4 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट अब हर किसी की बात सुनने को तैयार है। सवाल ये नहीं है कि वो फैसला बदला जाए ना बदला जाए, बदलेगा या नहीं बदलेगा। सवाल यह है कि इस दौर में जिन बातों का जिक्र हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी कह दिया है कि आप पुराने हलफनामे को भूल जाइए और नए सिरे से अपनी बातों को रखिए। जिन बातों का जिक्र आप लगातार करते आए हैं, तो जाहिर है पार्लियामेंट के भीतर 370 हटने के बाद जब देश के गृहमंत्री अमित शाह का भाषण था, उसमें जो उनके लंबे लंबे वादे थे, क्या उन वादों को दोहराने की स्थिति में सॉलिसिटर जनरल आएंगे जो सरकार की तरफ से मौजूद रहेंगे? और अगर उस पूरे भाषण को उठाकर देखिए तो जिन दावों का जिक्र किया गया था, क्या वो सब कुछ अनुकूल है या सिर्फ एक टेररिज्म की परिस्थिति खत्म होने के साथ पूरे 370 को एक झटके में उसी से जोड़कर देखा जाए? तो वहां पर जो 3-4 सवाल सबसे बड़े हैं उसमें यह है कि खत्म करना संवैधानिक है या असंवैधानिक है। संसद और राज्य की शक्ति, इसमें राज्य की शक्ति का कोई महत्व है या नहीं है, विधानसभा का कोई महत्व है या नहीं है, या उसको अंधेरे में रखकर दिल्ली से निर्णय लिया जा सकता है? जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 है, उसको लेकर भी चर्चा होनी है।
ये सारी परिस्थिति बतलाती है कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट में यह बहस महत्वपूर्ण है। अब यहां पर एक चीज और देखिए, बीजेपी के पास 3 एजेंडे थे। पहला था अयोध्या का एजेंडा पूरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिका, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो इस देश के भीतर कोई आवाज नहीं उठी, क्योंकि कानूनी तौर पर संविधान की व्याख्या करते हुए जज का फैसला था और मान लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इस पर उंगली कोई नहीं उठाएगा। तो इस देश के भीतर नहीं उठाया गया और अब जनवरी के महीने में अयोध्या में राम मंदिर तैयार भी हो जाएगा। लेकिन इसके बाद बाकी मुद्दे पर जैसे ही आते हैं, 370 का मसला सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले नहीं गया। जो अब कॉमन सिविल कोड का मसला है, वह भी सरकार अपने दायरे में जिरह कर रही है और लगातार उन सवालों को उठा रही है। यानी जहां जहां सरकार अपने सरकार के तौर पर एक पॉलिटिकल डिसीजन के एस्पेक्ट में, क्योंकि यह उनका एजेंडा खुले तौर पर रहा है, घोषित एजेंडा, इसको कोई छुपाने का जिक्र नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था, क्योंकि उस वक्त गठबंधन की सरकार थी और गठबंधन के सहयोगी विरोध कर रहे थे। या सरकार को चलाना था या फिर इन मुद्दों को उठाना था, लेकिन मौजूदा वक्त में बहुमत है। अब यहां पर सवाल है कि जो इमोशन अयोध्या के साथ था, उसको लेकर अदालत में चले गए, तो क्या उस वक्त रंजन गोगोई चीफ जस्टिस थे और उसके बाद ही जब वो रिटायर हुए तो राज्यसभा में उनको मनोनीत किया गया, तो क्या ये एक भारत के भीतर की ऐसी परिस्थिति थी जिसमें पहली बार लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण पाए न्यायपालिका को लेकर भी सवाल उठ सकते हैं, या उठ जाने चाहिए, या नहीं उठ पाए, या उस दौर में जो हो रहा था? ये सारे सवाल लगातार अब इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इस वक्त रंजन गोगोई नहीं है, डीवाई चंद्रचूड़ हैं, और कहते हैं कि जब ऊपर से न्याय की परिस्थिति पैदा हो जाती है तो नीचे तक यह स्थिति जाती है, और सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जज जस्टिस बैठा हुआ हो और उसके बेंच पर कोई भी मसला आ रहा हो, वो सरकार के अनुकूल होकर नहीं सोचेगा और नहीं सोच रहा है। ये कल ही केजरीवाल के मामले में भी नजर आ गया, जहां पर उन्होंने कहा कि हम अध्यादेश पर रोक नहीं लगा सकते हैं, और अभिषेक बनर्जी के मसले में भी नजर आ गया, जहां पर कहा गया जी नहीं, जो कार्रवाई ईडी कर रही है उसको करने दिया जाए, उसको हम रोक नहीं सकते हैं, जो पूरा भर्ती का मसला है। लेकिन बहरहाल इसके बाद आइए, क्योंकि एक ही राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा असमान रुख की सार्वजनिक छवि को राजनीतिक परंपरा में वांछनीय स्थिति के रूप में नहीं रोका जा सकता। ये धारा 370 से आगे की वह परिस्थिति है जिसमें दल बदल समीक्षा का जिक्र हो रहा है, और यहां पर जो 10वीं अनुसूची है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट अब यह तय करना चाहती है कि पॉलिटिकल तौर पर कोई अगर स्पीकर है, स्पीकर की भूमिका महाराष्ट्र में क्या हुई, अगर राज्यपाल है उसकी भूमिका क्या हुई, और इलेक्शन कमीशन है उसकी व्याख्या क्या हुई। तो इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से टूटे हुए गुट को मान्यता देते हुए सिंबल भी दे दिया, तो क्या अब नई परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट अपने कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में इलेक्शन कमीशन को भी कटघरे में अगर खड़ा करता है, तो एक नई परिस्थिति इस देश के सामने होगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट के भीतर ही सिर्फ न्याय की प्रक्रिया है या इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन की प्रक्रिया है, जबकि इलेक्शन कमीशन खुद ब खुद ऐसी परिस्थिति को जीता है। वो स्वायत्त संस्था के तौर पर है, उसको सारे काम कॉन्स्टिट्यूशनली करने हैं, तो क्या उसके लेकर भी एक सवाल उठेगा? सरकार इसलिए भी घबराई हुई है क्योंकि एक के बाद एक जो जिक्र हो रहा है उसमें प्रधानमंत्री मोदी की खामोशी भी है, और इस दौर में नियुक्तियों का सवाल भी है। 120 के लगभग जो नियुक्तियां हुई हैं इस देश के भीतर में, यूपीएससी के जरिए नहीं बल्कि सरकार ने प्रोफेशनलिज्म के नाम पर जो किया, उसमें यह सवाल पहली बार निकल कर आया, क्या वो नियुक्ति गलत थी या सही थी। और इसके अलावे एक जिक्र और हमको लगता है, जो दिल्ली सरकार अपने तौर पर जिन मुद्दों को उठा कर गई है वो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो एलजी दिल्ली के हैं उनके नॉमिनी माने जाते हैं, जो रिटायर्ड जस्टिस हैं, उमेश कुमार इलाहाबाद के हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट में थे, उनकी नियुक्ति दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में चेयरमैन के तौर पर होती है। आम आदमी पार्टी कहती है दिल्ली की सरकार ये गैर कानूनी है, सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है ये कहते हुए गैर कानूनी है तो सुना जाएगा। तो अब इसका फैसला 17 तारीख को आने वाला है, तो क्या यह भी गैर कानूनी हो जाएंगे? यह भी एक सवाल है। और जो आखिरी सवाल इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, इस देश के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में दखल दिया। अगर आप ध्यान दीजिए तो किसान आंदोलन के समय जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में जीप से कुचला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने
उस पर दखल खुले तौर पर नहीं दिया, लेकिन इंडिकेशन दिए जरूर, खास तौर से जो हादसा हुआ था। लेकिन टेनी को लेकर चूंकि वह गृह राज्य मंत्री मोदी सरकार की कैबिनेट में शामिल, तो उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने खामोशी बरती। हाल के दिनों में आपने देखा बृजभूषण शरण सिंह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दिल्ली पुलिस दायर करे, इसको लेकर भी दखल दिया, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह पर भी प्रधानमंत्री चुप रहे। मणिपुर में जो कुछ होता रहा, सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग वहां की जनजाति अपने मुद्दे को लेकर पहुंची, वहां के सामाजिक संगठन पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ने अपने तौर पर जो कहा सो कहा, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। और तो और अडानी कांड, जिसको लेकर पार्लियामेंट के भीतर शोर हंगामा मचते रहा, 2 कमेटियां बना दी गई और अब 14 अगस्त को उस कमेटी का रिजल्ट सामने आने वाला है कि उस कमेटी ने कौन सी रिपोर्ट से भी अपनी रिपोर्ट में क्या कहेगी, और प्रधानमंत्री ने उस पर भी कुछ नहीं कहा। तो ये जो घने बादल आसमान में दिखाई दे रहे हैं और सरकार के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, वो दरअसल हर उस फाइल की दिशा में जा रहे हैं जिस फाइल को लेकर अभी तक सरकार पूरे तरीके से उम्मीद में थी या उसे भरोसा था कोई उसकी फाइल को छुएगा नहीं, और जो फैसले सरकार लेती है उस दिशा में कोई आवाज उठाएगा नहीं, क्योंकि जांच एजेंसियां अपने तौर पर अगर काम कर रही है, जिसका आरोप विपक्ष खुले तौर पर लगा रहा है। लेकिन पहली बार एक एक करके सारी फाइल अगर खुलती चली जा रही है और ये बात सामने आ रही है कि जो सिस्टम बनाया गया है उसमें सरकार अपने तौर पर जो कह दे वही सिस्टम है और वही रूल ऑफ लॉ है, तो शायद यह एक सबसे मुश्किल वक्त मौजूदा वक्त में सरकार के सामने है। और इसीलिए इस देश के गृह मंत्री को सामने आकर धमकी भरे अंदाज में ट्वीट करना पड़ता है, जानकारी देनी पड़ती है कि ईडी का काम रुकेगा नहीं, यानी इस रास्ते हमको चलना है और यही रास्ता हमको 2024 तक ले जाएगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के इंडिकेशन बताते हैं कि राजनीति अपनी जगह है, निर्णय अपनी जगह है, लेकिन उसकी व्याख्या अगर संवैधानिक तौर पर होगी तो सुप्रीम कोर्ट उस संवैधानिक परिस्थितियों को देखेगा। तो क्या सरकार संविधान की शपथ लेकर संवैधानिक परिस्थितियों से मुंह मोड़ के तो नहीं चल रही है? यह एक नया सवाल हर उस सवाल के साथ जुड़ रहा है जो चंद्रचूड़ की अदालत में हर फाइल जो खुलेगी और जिस पर जिरा होगी, और शायद यही वो स्थिति है जो सरकार को डरा रही है कि अगर एक एक करके सारी परिस्थिति खुलती चली जाएगी तो फिर हथेली में बचेगा क्या। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।